Hello everybody. Today we will study Geography chapter 4 of class 7th air. So let's start the lesson. First topic है the atmosphere. The earth is surrounded by a massive blanket of air called the atmosphere. हमने पढ़ा था हमारी अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस की लेयर्स होती हैं जो अर्थ को सराउंड करके रखी हैं. इन्हें हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर और इन्हें हम ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहते हैं. अब एटमॉस्फेयर का होना अर्थ के अराउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी डिपेंड करते हैं इस एटमॉस्फेयर की पे अपनी सर्वाइवल के लिए. ओके, अब एटमॉस्फेयर करता क्या है? फर्स्ट, हमें ये एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथिंग के लिए. हम जो ऑक्सीजन यूज करते हैं हम इसी एटमॉस्फेयर की वजह से यूज करते हैं. और सेकंड, सन से जितनी भी हार्मफुल रेज आ रही होती है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर. Lastly, it regulates Earth's temperature, preventing extreme heat during the day and freezing cold at night. इमेजिन करते हैं अगर अर्थ की चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर ना हो तो सन से बहुत सारी हीट रेज आएंगी. डे टाइम में दिन के समय बहुत सारी हीट रेज आएंगी, हार्मफुल रेज आएंगी. तो हमारा जो अर्थ है हमने पढ़ा भी था हमारा अर्थ जितनी भी सन से हीट रेज आती हैं उन्हें एब्जॉर्व करता है. डे टाइम में तो एब्जॉर्व करता है और रात में जब सन नहीं होता है ना तो वो धीरे धीरे रेडिएट करता है. और अगर वो सारी हीट को रेडिएट कर देगा तो वो प्लैनेट बिल्कुल ठंडा होता जाएगा. और हमें पता है कि हम ठंडी जगहों पे सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो प्लैनेट ठंडा होता जाएगा और हम सर्वाइव नहीं कर सकते. इसीलिए एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है. एटमॉस्फेयर करता क्या है? हमने पढ़ा कि ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकंड, ये हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है. और थर्ड, सन से जितनी भी हार्मफुल रेज आ रही होती हैं हमारा अर्थ उसे एब्जॉर्ब करता है और रात में एमिट करता है. जितना भी हीट ये एमिट करता है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस सारी हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. और रात के समय जब हमारा सन नहीं होता है तो सिर्फ उस एटमॉस्फेयर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारा जो प्लेनेट है वो गर्म रहता है. हमारा टेम्परेचर अर्थ का इतना रहता है कि हम सर्वाइव कर पाएं. तो अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो प्लेनेट बिल्कुल ठंडा होता जाएगा. इसीलिए प्लेनेट का गर्म होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब ये जो एयर है ना जो हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं ये बहुत सारे गैसेस और टाइनी डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है. फर्स्ट हमारा नाइट्रोजन गैस, इसका अमाउंट है 78%, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, वाइटल फॉर प्लांट्स, प्रोसीड बाई सॉइल बैक्टीरिया. अभी जो प्लांट्स है ना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन गैस इनकी ग्रोथ के लिए. लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली कभी भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस यूज नहीं कर सकते. तो उनकी सॉइल में और रूट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. सेकेंड गैस है हमारा ऑक्सीजन, इसका अमाउंट है 21%, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. इसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन, हमें पता है कि हम ब्रीथिंग के लिए यही गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस. प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स वाया फोटोसिंथेसिस, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से. तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और वही ऑक्सीजन गैस हम यूज करते हैं अपनी ब्रीथिंग के लिए. नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, हमने अभी पढ़ा. इसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो ठंडा रहता है रात के समय और इसका जो अमाउंट है वो 0.03% है. एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ. और हमें ये भी पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में जब वो अपना खाना बनाते हैं. और वो नहीं मिलता कैसा है, मिलता कहाँ से है, क्योंकि हम उसे एक्सेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. ओके, और वही ग्रीन प्लांट यूज करते हैं और फिर ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और वो हम यूज करते हैं अपनी ब्रीथिंग में. नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ये जो गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये हमारे लिए यूजफुल है लेकिन तभी तक जब तक ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में. जब भी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है ना तो उसकी वजह से हमारा होता है ग्लोबल वार्मिंग और इस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा, हमेशा इस पर डिबेट और डिस्कशन होता है. ये बहुत मेजर इशू है आज के टाइम का. तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? हमें पता है कि हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, कोल और ऑयल को, कार की फ्यूम से और जितने भी फैक्ट्री हैं उनकी स्मोक से बहुत सारी हमारे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं. और उन हार्मफुल गैसेस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है. वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमारी एटमॉस्फेयर में जाता है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है जितना भी अर्थ रेडिएट करता है. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा. रात की बात तो ठीक है लेकिन दिन में भी बहुत ज़्यादा प्लैनेट गर्म होता जाएगा. और प्लैनेट का गर्म होना
भी सही नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म प्लेसेस पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते। जितने भी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो ग्रो नहीं करेंगी। अर्थ का ऐसा रीजन जहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर बदल जाएगा। अर्थ का ऐसा जगह जहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ता है, वो पिघल जाएंगे। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं अर्थ की, वहाँ पे हमारा फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, और बहुत सारे एनिमल्स और हम प्लांट्स को भी खो सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। इसीलिए हमें हमेशा ट्रीज लगानी चाहिए। हमें अपनी नेचुरल रिसोर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, बेयर मिनिमम जितना हमारा नीड है, ओके। और प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, कम से कम व्हीकल यूज़ करना चाहिए। इसकी वजह से हमारा सी लेवल जो है वो भी राइज करता है, उसका पानी बढ़ जाता है, क्लाइमेट शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत मेजर इशू है आज का ग्लोबल वार्मिंग। प्लानट का, अर्थ का गर्म होना, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट जो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो था आर्गन गैस, जिसका अमाउंट है 0.93%। अदर गैसेज हैं जिनका अमाउंट है 0.04%। वो है हमारी हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट हमारी अर्थ की सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर तक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि हम जो एयर यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, वो हम इसी लेयर से यूज़ करते हैं। जितनी भी वेदर फेनोमेना है, रेन, फॉग और हेस्टॉर्म, वो इसी रीजन में होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। यह ट्रोपोस्फेयर की बात का रीजन है, उसके ऊपर है और इसकी हाइट 50 किलोमीटर ऊपर तक है। ये जो रीजन है ये क्लाउड फ्री रीजन है, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आइडियल है एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर आसमान में ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होंगे तो एरोप्लेन को फ्लाई करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी लेयर में हमारी ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा मेसोस्फेयर। इसकी हाइट 80 किलोमीटर ऊपर तक है। हमने पढ़ा था अर्थ, सोलर सिस्टम में सन के अराउंड बहुत सारे हमारे रॉक के पीसेस भी रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें मेटेरॉइड्स बोल रहे थे। अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो इन्हें मेटेरॉइड्स बोल रहे हैं। जब ये टूट जाते हैं और अर्थ की सरफेस तक आने लगते हैं तो इन्हें मेटॉर्स बोलते हैं। तो ये अर्थ की सरफेस तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इसी लेयर में बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोस्फेयर। इसकी हाइट हमारी 80 टू 400 किलोमीटर। जो लोनोस्फेयर है वो इसी रीजन का पार्ट है, इसी लेयर का। और अगर हम इस रीजन में हैं और हाइट तक जा रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज करने लगता है, और ये हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। ये लेयर अर्थ से जितनी भी वेव्स ट्रांसमिट होती हैं वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं इस लेयर से। नेक्स्ट हमारा एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर विथ वेरी थिन एयर एंड लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। सबसे जो ऊपर का लेयर है वो हमारा एक्सोस्फेयर है। यहाँ पे बहुत हल्की हवा होती है, थिन एयर, और जैसे हीलियम और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी पिक्चर है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। सबसे पहले हमने पढ़ा है हमारा ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्टली एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हमारी एयर होती है जो हम यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए, और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, और मेसोस्फेयर में हमारे मेटेरोइड्स बर्न अप हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेदर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्स्ट है हमारा वेदर, आर टू आर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो डेली का चेंजेस होता है उन्हें हम वेदर बोलते हैं। हम कहते हैं ना कि आज का मौसम कैसा है, तो वो हमारा वेदर है। जैसे सुबह बारिश हुई तो फिर दोपहर में धूप हो जाता है, तो जो हर घंटे बदल जा रहा है या फिर हर दिन बदल जा रहा है उसे हम बोल रहे हैं वेदर। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जब फॉर ए लॉन्ग पीरियड के लिए हम जब एक एवरेज निकालते हैं हमारी वेदर का, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। एक पर्टिकुलर रीजन का, कि वहाँ की हवा कैसी थी, गर्म थी, तो हो सकता है कि वो रीजन ही ऐसा हो, वहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती हो। ऐसे जगह जहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती हो, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट। वहाँ का रीजन ही ऐसा है, ओके। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर। हम जो भी डेली टेम्परेचर फील करते हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। हवा कितनी गर्म या फिर ठंडी है उसे बोलते हैं टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है ना वो वैरी करता है, ये डे और नाइट में भी चेंज होता है, और ये सीजन टू सीजन भी वैरी करता है। जैसे समर्स में ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, देन विंटर्स, मतलब समर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और विंटर का कम। इसीलिए डे और नाइट में जो टेम्परेचर बदलता है, बट सीजन टू सीजन भी वैरी करता है। नेक्स्ट हमारा इंसुलेशन। इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, इट डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हमें पता है कि जो सन की रेज होती हैं वो हमारी पूरी यूनिवर्स में गिरती है, तो अर्थ के हिस्से में कितनी सन की लाइट आई उसे हम बोलते हैं इंसुलेशन। अब ऐसा हो सकता है कि अर्थ पे ऐसे रीजन जहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा हो, और ऐसा भी रीजन जहाँ पे कम लाइट हो। जैसे अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर हमने पढ़ा था,
उसके बाद हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, फिर नॉर्थ पोल और देन साउथ पोल। तो अगर ये सन है तो क्योंकि सन की जो लाइट है वो ज़्यादा हमारे इक्वेटर पे पड़ती है, क्योंकि अर्थ बिल्कुल सामने है सन के, तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा फॉल कर रही है इक्वेटर के पास का जो रीजन है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। और पोल्स पे जो लाइट है सन की वो स्लांटिंग है, वो टेढ़ी है, उतनी लाइट रेज जा नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ का जो रीजन है, जो नॉर्थ और साउथ पोल का रीजन है, वहाँ पे बर्फ जमी होती है, तो इसे हम इंसुलेशन बोलते हैं। कहीं पे जो सन की लाइट है वो कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, तो वो हमारा इंसुलेशन है, इसीलिए इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वो सारे स्टेट्स कंट्रीज जो इक्वेटर के आसपास आते हैं वहाँ पे गर्मियाँ होंगी, और वो सारे रीजन जो पोल्स के पास आते हैं वहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती है, इसीलिए अंटार्कटिका में हमेशा बर्फ जमा होता है। नेक्स्ट हमारा एयर प्रेशर। The weight of air exerted on the Earth's surface, it is highest at the sea level and decreases with height. जो एयर होती है ना वो हमेशा हम पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। जैसे अगर ये कोई पर्सन है तो जो एयर है ना वो हमेशा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो भी काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो भी प्रेशर अपोजिट साइड से एग्जर्ट करता है, और ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसीलिए हमें ये पता नहीं चलता है। और अगर हम अर्थ की सरफेस पे हैं, सी लेवल पे हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम हाइट तक जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, हाइट तक जा रहे हैं, तो जो एयर की प्रेशर है वो कम होती जाती है। तो ये सारे हमारे पिक्चर्स हैं, वेदर, क्लाइमेट, ये हमारा टेम्परेचर, और ये हमारा इंसुलेशन का ये, और ये हमारा सी लेवल पे जो हमारा एयर प्रेशर है वो हमारा ज़्यादा होता है, और हम हाइट तक जाते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है। अब एक क्वेश्चन है कि ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, सिटीज़ में या फिर विलेजेस में? तो इसका आंसर होगा सिटीज़ में, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि रोड और जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं वो कंक्रीट और मेटल से मिलकर बने होते हैं, तो डे टाइम में वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और रात के समय वो सारी जितनी भी हीट है उसे रेडिएट रिलीज करते हैं, और इसीलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है हमारी सिटीज़ का। और डे टाइम में भी क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो डे टाइम में जितनी भी सन की लाइट आती है वो सारी बिल्डिंग की जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और इसकी वजह से भी सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे गाँव में। नेक्स्ट है विंड सिस्टम। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड क्या होता है? जब भी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो उसे हम विंड बोलते हैं। अब विंड के थ्री टाइप्स होते हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। परमानेंट विंड क्या होते हैं? ऐसी विंड, ऐसी हवा जो पूरे साल कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लो करती है, उसे बोलते हैं परमानेंट विंड, या तो वेस्ट की तरफ या तो ईस्ट की तरफ। अब जो विंड होते हैं ना उसका हम नाम रखते हैं उनकी डायरेक्शन की बेस पे, तो वो सारी हवा जो वेस्ट की तरफ मूव करती है उसे बोलते हैं वेस्टर्लीज, और जो ईस्ट की तरफ मूव करती है उन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। तो पूरे साल जो हवा जो होती है, जो विंड होती है, वो एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती है, तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट विंड। नेक्स्ट हमारा सीजनल विंड, चेंज डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये अलग अलग सीजन पे इनकी अलग अलग डायरेक्शन होती है, इसीलिए इनका कोई नाम नहीं है। उसका एग्जाम्पल है मानसून इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा लोकल विंड, ब्लो ओवर स्मॉल एरियाज ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। ये जो विंड होती हैं ये स्पेसिफिक टाइम पे हमारी ये ब्लो करती है और एक छोटे से रीजन को कवर करती हैं। जैसे लू हो गया, समर के टाइम पे जो बहुत गर्म हवा होती है दोपहर की, उसे हम लू बोलते हैं। और लैंड एंड सी ब्रीज, जो ज़मीनी और जो समुद्र की हवा होती है उन्हें हम बोलते हैं लैंड और सी ब्रीज। ये भी एग्जाम्पल है हमारी लोकल विंड का। अब हम समझ लेते हैं हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया। हमने अभी पढ़ा था एयर प्रेशर क्या होता है। जो एयर का जो वेट होता है जब वो हम पर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज करता है, मतलब अगर हम अर्थ की सरफेस पे हैं, ग्राउंड पे हैं या फिर सी लेवल पे हैं तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम हाइट तक जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होने लगता है। अब एयर प्रेशर को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर की वजह से एयर प्रेशर वैरी करता है, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो हवा है वो बहुत गर्म होगी, और हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है, ओके, और वो राइज करती है ऊपर की तरफ, तब वो क्रिएट करती है हमारी लो प्रेशर एरिया। और उस टाइम पे हमारा क्लाउडी स्काईज होता है, वेट वेदर होता है। और जब भी ऐसा जगह जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो जो एयर होती है ना, जो हवा, वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है। और अगर हवा ठंडी है तो वो हैवी होती है और वो स्ट्रिंग करती है, मतलब वो क्रिएट करती है हाई प्रेशर एरिया। उसकी वजह से एकदम क्लियर और सनी स्काईज होता है, ओके। और हमने ये पढ़ा ही है कि जो एयर है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
नेक्स्ट है मॉइस्चर एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जब भी वाटर इवापोरेट होता है, पानी भाप बनकर ऊपर जाता है डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज पे, जैसे लैंड पे जो पानी है उसका, या फिर रिवर, ओशन, सीज, या फिर पॉन्ड का जो पानी है, जब वो ऊपर जाता है उसे बोलते हैं वाटर वेपर, उसे मॉइस्चर भी बोलते हैं। तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। हवा में जितनी भी पानी की बूंदें हैं, पानी की पार्टिकल्स हैं, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, द लेवल ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब जब भी एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो वाटर को होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा वाटर वेपर को अपने साथ रख सकता है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। और ह्यूमिड डे पे जो कपड़े हैं ना, क्लॉथ, वो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। कपड़े कैसे सूखते हैं? जब भी हम कपड़े डालते हैं तो कपड़े का जो भी पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और वो आसमान में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं, इसीलिए जल्दी ड्राई नहीं होता। और यही रीज़न है कि हमारे स्वेट भी जल्दी इवेपोरेट नहीं होते हैं ह्यूमिड डे में। नेक्स्ट हमारा प्रेसिपिटेशन। When water vaporizes, cools and condenses into droplets that fall due to weight. जब भी हमारे वाटर वेपराइज करते हैं, ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे कूल होते हैं, कंडेंस होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बनाते हैं। जब वो हैवी हो जाते हैं ना, जो क्लाउड्स क्या होते हैं, यही ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जितने भी हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी हैवी मासेस हमारे क्लाउड्स होते हैं। तो जब इन क्लाउड का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं, तब ये नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, अब आपने कभी ना कभी आसमान में देखा होगा, जब भी हमारे जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं तो उनके पीछे हमारे वाइट कलर के ट्रेल होते हैं, वाइट कलर के ट्रेल फॉर्म होते हैं। अब ये होते क्या है, जो भी हमारी एरोप्लेन्स का या फिर जो जेट प्लेन्स हैं उनका जो इंजन होता है उसमें जो मॉइस्चर कलेक्ट होता है वो कंडेंस होता है और ये ऐसे वाइट कलर का ट्रेल बनाता है, बादल जैसा, आपने कभी ना कभी देखा होगा। और ये ऐसे हमेशा बना क्यों रहता है, मतलब आसमान में दिखता क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे एयर बिल्कुल प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो मॉइस्चर जो है जब वो कंडेंस होता है, ठंडा होता है, तो उसकी वजह से ट्रेल्स बनते हैं। जब यहाँ पे हवा नहीं होती है इन्हें डिस्टर्ब करने की, जब भी हवा आ जाती है तो फिर ये गायब हो जाता है। जब भी हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो हमारी अर्थ पे आता है लिक्विड के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं रेन। तो जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है वो सारा हमारा रेन वाटर से आता है। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर, जितने भी प्लांट्स और ट्रीज होते हैं ना वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं अपनी रूट्स में, और ये बहुत सारा वाटर अपने साथ रख सकते हैं। इसीलिए जब भी हम हिल साइड पे पेड़ों को काट देते हैं तो जितना भी बारिश का पानी है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आता है। अगर ट्रीज नहीं है वहाँ पे तो कोई होगा नहीं जो प्लांट पानी को होल्ड करके रखे, तो सारा पानी डायरेक्टली हमारे ग्राउंड वाटर पे आता है। इसलिए हिल साइड पे जल्दी फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, इसीलिए हमें ट्रीज लगाते रहने चाहिए। और जो हमारा रेनफॉल है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा कॉन्वेंशनल, सेकंड है ओरोग्राफिक एंड थर्ड है साइक्लोनिक। कॉन्वेंशनल क्या होता है? हॉट एयर राइजेस वर्टिकली, कूल्स एंड रेन्स। जब भी गर्म हवा ऊपर जाती है वर्टिकली और ठंडी होती है, उसकी वजह से जब बारिश होती है तो वो हमारा होता है कॉन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक, एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर माउंटेन्स। जब भी हवा फोर्सली माउंटेन्स की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, और तब जब हमारा बारिश होता है तो वो हमारा है ओरोग्राफिक। नेक्स्ट हमारा साइक्लोनिक, occurs when warm and cold air masses meet। जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स थे वही हमारे क्लाउड्स बना रहे थे। ओके, तो जब वार्म एयर और जो कोल्ड एयर उनकी जो मासेस है जब वो मीट करते हैं उससे हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। ये है हमारी पिक्चर। नेक्स्ट हमारा विंड नेमिंग। हमने पढ़ा था हम विंड का नेम रखते हैं उसके डायरेक्शन के बेस पे। वो विंड जो वेस्ट की तरफ ब्लो करती है उसमें बोलते हैं वेस्टर्ली, और वो विंड जो ईस्ट की तरफ ब्लो करती है उसमें बोलते हैं ईस्टर्ली। नेक्स्ट हमारा प्रेसिपिटेशन फॉर्म। कुछ और भी फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन की, जैसे हमने रेनफॉल पढ़ ली है, तो वो है स्नो, स्लिट और हेल। स्नो तो हमें पता है बर्फ। स्लिट क्या होता है? ठंड के मौसम में जब भी बारिश होती है तो आपने नोटिस किया होगा छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी कभी कभी गिरते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्लिट। बारिश के साथ जब बर्फ गिरते हैं तो वो स्लिट है। हेल क्या होता है? जो ओले होते हैं, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, जब वो गर्म मौसम, तूफान या फिर जब बादल गिरते हैं तब गिरते हैं, तब हमारा उसे हम हेल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। और एटमॉस्फेयर, जो एयर हम पे प्रेशर लगाती है, उसको अगर हमें मेजर करना है तो हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। कितना रेनफॉल हुआ है, कितनी बारिश हुई है, वो हम मेजर करते हैं रेन गॉज से। और विंड की डायरेक्शन क्या है तो वो हम मेजर करते हैं विंड वेन से। तो हमारी पिक्चर है रेन की, ये स्लिट, ये स्नो और ये हमारा
हेल ये बर्फ के टुकड़े। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भी एनसीईआरटी में बॉक्स में इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट करके पढ़ते हैं क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ लिया है। एयर डायनामिक्स, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड, ये भी हमने पढ़ा है। जब भी एयर गर्म होती है वो एक्सपैंड करती है, वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है, डेंसर, और सिंक करती है, मतलब नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर स्टैंडर्ड, जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड है जो हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए वो हमारा सेल्सियस है। वाटर हमारा फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉइल्ड होता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है स्पेस फैक्ट, हमें पता है कि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर होता है और वो हम पर प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। वो हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है अपोजिट साइड से, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन जब भी लोग मून पे जाते हैं, वो सारे एस्ट्रोनॉट जो मून पे जाते हैं, अब बॉडी को तो नहीं पता ना कि मून पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे एयर नहीं है तो वो एयर प्रेशर नहीं लगाएगी, तो हमें काउंटर प्रेशर नहीं लगाना है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वाइट कलर की सूट पहन रखे होते हैं, उस वाइट सूट में एयर होता है। तो जब भी वो मून पे जाते हैं तो जब बॉडी हमारी काउंटर प्रेशर लगाती है तो वो एयर भी प्रेशर लगाएगा जो सूट में है और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए यही यूज होता है हमारी वाइट सूट का। और ये हमारा पिक्चर है थर्मोमीटर का, ये हमारा बैरोमीटर, ये रेन गोस और ये हमारा विंड वेन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम मेजर करते हैं, यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। और हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, थैंक यू। और आपको ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको कमेंट में भी बताना है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हैं या नहीं।